अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। इस सेक्शन में हम बात करेंगे जेनेटिक्स क्या होता है, जो यूनिट नंबर 2 है 12th क्लास बायोलॉजी में। इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे हम और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो जेनेटिक्स के साथ रिलेटेड है। तो फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट जेनेटिक्स इज। द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय बेटसन, who was a biologist. It is that branch of biology which deals with the study of heredity and variation. तो जेनेटिक्स में हम दो चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज हेरिडिटी एंड द सेकेंड वन इज वेरिएशन। नाउ एक और डिफिनेशन भी हम कह सकते हैं, जेनेटिक्स इज सिंपली द स्टडी ऑफ जीन्स और द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। But in modern technology, in advanced biology, genetics is actually a branch of biology which deals with the study of heredity and variation. Now, what heredity is? Heredity is a pattern of transmission of characters from parents to offsprings. That is, how the characters are getting transferred from their parents to offsprings. That pattern of character transmission is known as heredity. से फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों में कुछ डिफरेंस होती है कैरेक्टर्स में, जो कैरेक्टर उनके फादर्स या उनके मदर्स में नहीं होते हैं, उनके पेरेंट्स में नहीं होते हैं। वो कैरेक्टर्स की वजह से उनकी स्ट्रक्चर में वेरिएशन आती है, उनकी बॉडी में वेरिएशन आती है, चेंज आती है, और वो जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, इट्स कॉल्ड हेरिडिटी। इसके बाद वेरिएशन। वेरिएशन इज द डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम देखेंगे बच्चों में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, न फादर में होते हैं न वो मदर से आते हैं, बल्कि वो किसी फोर फादर्स से, एंसेस्टर्स से आ सकते हैं वो कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से उनके जीनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकती है, और वो डिफरेंसेस का पैटर्न जो बायोलॉजी में कहलाता है उसको कहते हैं वेरिएशन। तो दीज टू इंपॉर्टेंट टर्म्स वी हैव टू स्टडी इन अंडर जेनेटिक्स। फर्स्ट हेरिडिटी एंड देन इट इज वेरिएशन। अब ये वेरिएशन जो होती है, ऑफस्प्रिंग्स में जो वेरिएशन आती है, हाउ दिस वेरिएशन इज कॉज्ड, वेरिएशन किस तरह से आ सकती है। एक किस्म की वेरिएशन है सोमैटिक वेरिएशन, दूसरा वेरिएशन है उसको कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन माने जब अगर कोई वेरिएशन, व्हेन एनी चेंज अकर्स इन द सोमैटिक सेल और इन एनी बॉडी सेल, जब किसी भी बॉडी सेल में, किसी भी सोमैटिक सेल में कोई चेंज आती है, ऐसी चेंज को कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन। और इसका एक कैरेक्टर है, सोमैटिक वेरिएशन इज नॉट हेरिटेबल, ये ट्रांसमिट नहीं होता है। इट विल नेवर गेट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनकी कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसमिट हो सकते हैं जो कैरेक्टर्स गैमेट्स में होते हैं। बिकॉज गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जब गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो बच्चे में वही क्रोमोसोम्स, वही कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। तो ये बॉडी में कुछ चेंजेस आती है, इसीलिए इनहेरिटेबल होती है या नॉन हेरिटेबल होती है। सपोज अगर किसी के स्किन के, किसी पेरेंट का स्किन कैंसर होगा, तो वो स्किन कैंसर वाला जो जीन होगा दैट विल नॉट गेट ट्रांसमिटेड इन द पेरेंट्स बिकॉज इट इज अ सोमैटिक कैरेक्टर। वो एक सोमैटिक कैरेक्टर है, वो वेरिएशन सोमैटिक सेल्स में आई है। इसी तरह से दूसरा केस है जर्मिनल वेरिएशन। जर्मिनल वेरिएशन, जब चेंज आती है जर्म सेल्स में, अकर्स इन जर्म सेल्स, जब जर्म सेल्स या गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होती है, जब उनमें चेंज आती है, गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स इन केस ऑफ मेल्स इज टेस्टिस व्हेयर द मेल गैमेट इज फॉर्मड, और इसके बाद फीमेल्स में होती है ओवरीज जहां पे गैमेट्स बनते हैं। अगर उनमें कोई चेंज आती है, दैट वेरिएशन इज कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन। और इसकी एक खासियत होती है जर्मिनल वेरिएशन की कि ये हेरिटेबल होती है। इट विल ऑलवेज गेट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, बिकॉज यही मियोसिस के दौरान जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद मियोसिस जब होगी तो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू दिस जर्मिनल सेल्स। तो ये कैरेक्टर जो होगा, अगर इनमें कोई चेंज होगी, ये हेरिटेबल होती है, पेरेंट्स में इनको देखा जा सकता है। अब इसके बाद वेरिएशन के कुछ काजेस है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन की क्या कॉज है? एक कॉज है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा वेरिएशन है, वेरिएशन क्रॉसिंग ओवर से होता है।
क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, सेल डिवीजन में जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, तो वहां पे कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। नॉर्मली इसको देखा जाता है सेल डिवीजन के पैकेटिंग स्टेज में। और ये कंडीशन जो होती है क्रॉसिंग ओवर, ये हर वक्त होता रहता है। सो इस वजह से ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा। ये वेरिएशंस कंटिन्यूअसली होती है, इसलिए इनको कहते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न ऑफ वेरिएशंस या कंटिन्यूअस वेरिएशंस। इसके बाद एक और फीचर है या एक और वेरिएशन का काज है, दैट्स कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन का माने क्या होता है, इट इज सडन और एनी एब्रप्ट चेंज। जब कोई अचानक सी चेंज आती है क्रोमोसोम में या किसी जीन में चेंज आएगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम या जीन में कोई अचानक सी चेंज आती है, एब्रप्ट चेंज आती है, और ये चेंज कहलाता है म्यूटेशन। अगर ये चेंज क्रोमोसोम में होगी तो उसको कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर ये चेंज जीन में होगी उसको कहते हैं जीन म्यूटेशन। तो ये दोनों किस्म के, चाहे क्रोमोसोम में म्यूटेशन होगी या जीन में म्यूटेशन, इसको कहते हैं जीन और पॉइंट म्यूटेशन। ये म्यूटेशन, इसको हम कहते हैं, सारी म्यूटेशन को कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली नहीं होता। मैंने पहले ही बोला, ये अचानक कभी कभी होता रहता है, कभी कभी हो जाता है। अब इसके बाद क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो जेनेटिक्स के साथ रिलेटेड है, हम यहाँ इनको डिस्कस करेंगे। जीन क्या होता है? जीन एक डीएनए का सेगमेंट होता है, या हम कह सकते हैं जीन एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ओलिगो का माने छोटा होता है, न्यूक्लियोटाइड का माने होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में 3 चीज होते हैं। फॉस्फेट का बैकबोन बाहर से होगा, बीच में उसका पेंटोस शुगर होगा, और अंदर वाले साइड में बेस, नाइट्रोजनस बेस होगी। तो छोटी सी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसको हम जीन कहलाते हैं, वो जीन कहलाता है। या हम नॉर्मली कह सकते हैं तो सेगमेंट ऑफ डीएनए का छोटा टुकड़ा होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन। जिन इंफॉर्मेशन की वजह से जब वो इंफॉर्मेशन कोड होती है तो दे विल सिंथेसाइज प्रोटीन्स, उनसे प्रोटीन्स बनेंगे। अब यही प्रोटीन्स जो बनते हैं, ये प्रोटीन्स फिर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं, उन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो वी कैन से जीन एक सेगमेंट होता है डीएनए का, या एक छोटी सी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, जिनसे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में किसी भी कैरेक्टर से, फॉर एग्जांपल हाइट, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आईज, ऐसे कोई कैरेक्टर को, हर किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है फिर प्रोटीन्स। उसके बाद जीन जो होता है, इसका नेचर क्या है? व्हाट इज जीन? जीन का नेचर, इट इज एसिडिक। जीन it has been suggested that gene is acidic in nature. Acidic क्यों होता है? क्योंकि जीन इज एक्चुअली, हमने पहले ही पढ़ा, इट सेगमेंट ऑफ डीएनए, और डीएनए जो होगा, ये हमारे नॉर्मली डीएनए में एक एसिड होता है जिसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड, H3PO4, फास्फोरिक एसिड। और ये फास्फोरिक एसिड की वजह से हमारा पूरा जो डीएनए होगा वो एसिडिक होगा, और उसके बाद उसके अंदर जो जीन्स भी होंगे वो भी नॉर्मली एसिडिक ही होंगे, तो उसकी एसिडिक होगा। इसके बाद क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, या कंडेंसड पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का कंडेंसड पार्ट होगा। डीएनए जब कंडेंस होता है, थ्रेड जैसा बनेगा, ऐसे पार्ट को कहते हैं क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स लोकेट होते हैं लीनियर ऑर्डर में। नॉर्मली अक्सर हम ये नहीं कहते हैं, हम कह सकते हैं कि लीनियर ऑर्डर में जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, लेकिन हर किसी केस में लीनियर ऑर्डर में नहीं हो सकता है, बिकॉज इन सम केस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज इन बायोलॉजी। किसी जगह पे देखा गया है कि ये लीनियर ऑर्डर में नहीं होता है। लीनियर ऑर्डर क्या होता है? से अगर ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इसके ऊपर इस तरह से जीन्स होते हैं, जैसी माला होती है, माला के ऊपर जो वो बीड्स होते हैं, इसी तरह से जीन्स क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। एक एग्जांपल देखे, इसका पैटर्न देखा गया है, लेकिन हर वक्त ये लीनियर में नहीं होता। लीनियर का माने क्या होता है? एक जीन खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा, ये खत्म होगा तब तीसरा शुरू होगा, ये खत्म होगा तब एक और जीन शुरू होगा, ये खत्म होगा एक और जीन शुरू होगा। इसको क्या, लीनियर पैटर्न। अक्सर यही देखा जाता है, लेकिन अक्सर मैंने कहा बायोलॉजी में ऑलरेडी एक्सेप्शंस हैं। एक वायरस का नाम मैं बताऊंगा,
जिसका नाम है SciX174 बैक्टीरियोफेज है। ये वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसमें देखा गया है जीन्स जो होते हैं वो ओवरलैपड होते हैं। ओवरलैप किस तरह से होते हैं? मानो अगर ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये जीन है, यहाँ से एक और जीन शुरू होता है, यहाँ से एक और जीन, इस तरह का पैटर्न देखा गया है। एक जीन यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरा जीन शुरू होता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ तो तीसरा जीन यहाँ से शुरू होता है। ऐसे पैटर्न को कहते हैं ओवरलैप्ड पैटर्न। तो ये इसकी एग्जांपल मैंने कहा SciX174 इज अ बैक्टीरियोफेज वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। इसके बाद डोमिनेंट जीन क्या होता है? ये टर्म इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंट जीन एक ऐसे जीन को कहते हैं जो अपने आप को F1 में एक्सप्रेस कर सकता है। से अगर हमारे पास दो जीन है, हर किसी कैरेक्टर के लिए नॉर्मली दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हम देखते हैं कि अगर कोई जीन अपने आप को F1 में एक्सप्रेस इजीली कर सकता है, ऐसे जीन को कहते हैं डोमिनेंट जीन। यानी अगर हमारे पास दो जीन है, टाल हाइट के लिए दो जीन होते हैं, टालनेस और डिवार्फनेस के लिए अलग अलग, तो हम देखेंगे टाल वाला जीन अपने आप को F1 में ही एक्सप्रेस करेगा, वो स्मॉलर जीन होगा या डिवार्फ जीन को सप्रेस करेगा। इस वजह से इस जीन को कहते हैं डोमिनेंट जीन। रिसेसिव जीन इसका अपोजिट, वो वाला जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस F1 में नहीं कर सकता बल्कि F2 में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। F1 फीलियल फर्स्ट जनरेशन जो होती है उसमें अपने यानी पहली जनरेशन जो होगी उसमें अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। इसके बाद कैरेक्टर क्या होता है? नॉर्मली हम अक्सर क्या कहते हैं बायोलॉजी में, ट्रेट और कैरेक्टर को हम एक ही वर्ड मानते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर एक हेरिटेबल फीचर है, एक ऐसी खासियत है जो हेरिटेबल होती है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक जाती है, दैट वेरियस अमंग इंडिविजुअल्स, अलग अलग होती है। मानो हम कहते हैं एक कैरेक्टर की एग्जांपल मैं लेता हूँ, हाइट एक कैरेक्टर है। फिर हमने हाइट की बात की जनरली, लेकिन हाइट को हम देख सकते हैं ये दो किस्म की होती है, कुछ टॉल होते हैं और कुछ डिवार्फ होते हैं। दैट मीन्स जब हम हाइट की बात करेंगे जनरल में तो ये कैरेक्टर है, इसमें दो ट्रेट होते हैं, फिर टॉल एंड डिवार्फ, दीज आर कॉल्ड ट्रेट। तो ये हेरिटेबल फीचर जो होती है, जो हर किसी इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर। ट्रेट जो होगा ये वेरिएंट होगा, कैरेक्टर के लिए वेरिएंट, यानी एक कैरेक्टर के दो वेरिएंट्स हैं, हाइट के दो वेरिएंट्स हैं, टॉल और डिवार्फ। कलर जो होगा, लेकिन देखो हम देखेंगे कलर, अगर हम सीड का देखेंगे येलो एंड ग्रीन अलग अलग होते हैं दो, तो ये ट्रेड बन गए। कलर नॉर्मल जो है वो कैरेक्टर बन गया। इस तरह से फिनोटाइप और जीनोटाइप में क्या फर्क है? फिनोटाइप किसी भी फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं जब कोई कैरेक्टर हम बाहर से ही देख सकते हैं, कोई चीज हम बाहर से ही देख सकते हैं, रिकॉग्नाइज हम किसी इंडिविजुअल को बाहर से ही किसी पैटर्न पे कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। अगर मैं आपको से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 50 प्लांट देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि इनको क्लासिफाई करो, अलग अलग करो, लंबा कौन है, टाल कौन है और डिवार्फ कौन है। आप बाहर से ही देख सकते हैं कि टाल वाले को आप अलग कर सकते हैं एक सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में डिवार्फ वाले को रखोगे। ऐसा कैरेक्टर जो हम फिजिकली देख सकते हैं, फिजिकल बेसिस पे हम उसको अलग कर सकते हैं, उसको कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप एक ऐसा कैरेक्टर है जो जेनेटिक कंपोजिशन पे बेस होता है। देखो हम नॉर्मली, मैं आपको एग्जांपल एक बताऊं, कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और एक स्मॉल टी। ये प्लांट जो होगा ये टाल होगा, ये प्लांट जो होगा इसको भी हम टाल कहते हैं, ये प्लांट डिवार्फ होगा। अगर हम फिनोटाइप देखेंगे तो ये टाल है, इसमें कैपिटल टी, बिकॉज कैपिटल टी डोमिनेंट जीन होगा तो ये भी टाल होगा, ये डिवार्फ होगा। तो हम फिनोटाइप के एतबार से देखते हैं, ऊपर वाले दो टाल है, नीचे वाला डिवार्फ है। लेकिन जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो इसमें दोनों कैपिटल टी है, दोनों डोमिनेंट जीन है, इसमें एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, इसमें दोनों रिसेसिव जीन है। या हम कह सकते हैं ये होमोजाइगस है, दोनों जीन सिमिलर है, ये हेटेरोजाइगस है, एक जीन कैपिटल एक स्मॉल, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव। तो हम जीनोटाइप देखेंगे ये प्योर टाल होगा, बिकॉज दोनों टी कैपिटल है तो प्योर टाल होगा। ये वाला जो होगा एक कैपिटल एक स्मॉल, इसको कहते हैं हाइब्रिड टाल।
और ये वाला जो होगा इसको कहते हैं डिवारफ। तो हमने जीन बेसिस पे इनको अलग किया। फिर पहले हम जनरली देखते थे टाल कौन सा है, डिवारफ कौन सा, लेकिन जब जीन बेसिस पे हम अलग करते हैं दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिक कंपोजिशन चेक करते हैं, जेनेटिक कंपोजिशन के बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो इसी सेक्शन को मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करता हूं। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एलील क्या होता है? एलील is actually the contrasting pair of gene। ये वन जीन जो होगा, एक जीन, it consists of a pair of alleles। उसके अंदर दो एलील से, फॉर एग्जाम्पल ये एक जीन है कैपिटल टी, ये टालनेस के लिए जीन है, इसमें कैपिटल टी दो है, दैट मीन्स ये पियर है, एक पियर ऑफ एलील का एक पियर। पूरे को मैं कहूंगा जीन, दोनों के सेट को मिला के जीन कहते हैं, अलग अलग हम देखेंगे, इट विल बिकम ए पियर ऑफ एलील। तो एक जीन में दो एलील्स हो या एक पियर ऑफ एलील होता है। इसके बाद जीन लोक्स क्या होता है? जीन लोक्स एलील टर्म जो थी, इट वाज कॉइन्ड बाय बेटसन ने इसको कॉइन किया था। मैं जीन लोक्स की बात कर रहा था। जीन लोक्स क्या होता है? इट इज ए पोजीशन और साइट ऑफ क्रोमोजोम की वो साइट या वो पोजीशन ऑन विच जीन्स आर लोकेटेड। जिस जगह पे क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं, से अगर ये क्रोमोजोम है, इसके ऊपर जिन जिन जगहों पे जीन्स होंगे उस जगह को कहते हैं जीन लोक्स। इसके बाद एक और टर्म है टेस्ट क्रॉस। क्या होता है टेस्ट क्रॉस माने when F1 इंडिविजुअल, जब हम F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करेंगे, क्रॉसड विथ द रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव मैंने कहा था वो वाला जीन जो अपने आप को F1 में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। F1 माने फर्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस जब हम F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करेंगे रिसेसिव के साथ। से अगर हमारे पास एक पेरेंट है कैपिटल टी, इसको मैं क्रॉस करता हूं स्मॉल टी के साथ। कैपिटल टी वाला जो पेरेंट है ये टाल है और ये डिवारफ है, या ये रिसेसिव कहलाएगा, रिसेसिव, और ये डोमिनेंट कहलाएगा। इसमें एलील पियर है कैपिटल टी। इसमें भी मियोसिस के दौरान दोनों अलग होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ जा सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि ये इसके साथ भी जा सकता है। सिमिलरली ये इसके साथ जा सकता है, ये इसके साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों केसेस में ऑफस्प्रिंग सेम है। ये जो पहली जनरेशन बनी इसको कहते हैं F1 जनरेशन, फीलियल फर्स्ट जनरेशन। अगर मैं इस F1 में किसी भी मेंबर को इसके साथ क्रॉस करता हूं, रिसेसिव के साथ, इसी क्रॉस को मैं कहता हूं टेस्ट क्रॉस। एक और टर्म है बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जब F1 इंडिविजुअल को हम क्रॉस करेंगे, क्रॉसड विथ एनी प्रीवियस जनरेशन।
किसी भी प्रीवियस जनरेशन के साथ क्रॉस, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डोमिनेंट और द रिसेसिव, किसी भी पुराने जनरेशन के साथ क्रॉस करेंगे उसको कहते हैं बैक क्रॉस। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जेनेटिक्स का फादर नाम सुना होगा, इट इज ग्रीगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब इसके लाइफ साइकिल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ही वॉज बोर्न इन 1822 इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, इस वजह से इसको नाम कहते थे अक्सर ऑस्ट्रियन मॉन्क, ऑस्ट्रियन मॉन्क। He worked on pea plant, मटर का जो दरख्त होता है, बायोलॉजी में कहते हैं पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम के ऊपर ये काम करता था। हाइब्रिडाइजेशन इसका एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। And he worked for this experiment almost for 7 years. 7 साल तक उसने काम किया, और 7 साल तक काम करने के बाद मैं थारोली बता रहा हूं कि उसने 1866 में अपने रिजल्ट्स जो उसके मिले, रिजल्ट्स उनको पब्लिश किया, पब्लिश इन अ मैगजीन, एक मैगजीन में उसने पब्लिश किया था, और उस मैगजीन का नाम है एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। इट वाज अ मैगजीन बट ड्यू द लैक ऑफ सर्कुलेशन एट दैट टाइम, उस वक्त ये मैगजीन ज्यादा सर्कुलेट नहीं हुई, तो उस वजह से इसका काम थोड़ा सा अननोटिस्ड रहा। 1866 में उसने पब्लिकेशन की, 1884 में उसकी डेथ होती है। आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स एंड पब्लिकेशन करने के बाद उसने अपने रिजल्ट्स जब नेचुरल हिस्ट्री, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बुक में डाली थी, उसके बाद उसकी डेथ होती है 1884 में। और जब उसकी डेथ होती है, डेथ होने के बाद ऑलमोस्ट आफ्टर 16 years or even 17 years, in 1901 3 बायोलॉजिस्ट्स आते हैं, 3 बायोलॉजिस्ट्स। एक का नाम है कार्ल कोरेन्स, दूसरे का नाम है हुगो डी विराइज, और तीसरे का नाम है वॉन टेस्मार्क। इन्होंने क्या किया, कार्ल कोरेन्स जर्मनी का रहने वाला था, जर्मन बायोलॉजिस्ट। हुगो डी विराइज, अब ऐसे याद रखोगे, हॉलैंड का रहने वाला था, और ये ऑस्ट्रिया का रहने वाला था, ऑस्ट्रिया। अब इन्होंने मेंडल के जो काम उसने किया था उसके ऊपर इन्होंने काम शुरू किया, इसीलिए इन 3 बायोलॉजिस्ट को कहते हैं रीडिस्कवर्स ऑफ मेंडलिज्म। मेंडलिज्म माने जो प्रिंसिपल्स मेंडल ने बनाए थे, फॉर्मुलेट किए थे, उस काम को इन्होंने फिर दोबारा से डिस्कवर किया, और उसके बाद एंड रिजल्ट्स। ये काम सारा मेंडल ने जो किया था, ये 18th सेंचुरी में उसने किया था। उस वक्त देखा जाता था दुनिया में एक मशहूर बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। ये चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन में काम कर रहा था, तो ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट था, तो सारे दुनिया के लोग इसी के ऊपर तवज्जो दे रहे थे कि डार्विन क्या कहता है। डार्विन की थ्योरी, उसने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी, उस टाइम एवोल्यूशन के बारे में थ्योरी दी थी, तो उसके बाद इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दिया गया था, तो होल वर्ल्ड वाज स्टक बाय द डार्विनिज्म। तो इसके ऊपर मेंडल के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया गया,
इसके बाद जब इन्होंने काम को रिडिस्कवर किया तो फिर इन तीनों को मिलता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज। इसके आगे हम नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। होप यू वुड हैव एंजॉयड वेरी मच। थैंक यू।